हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए, ESO के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको ESO 16 का जो दिसंबर 2023 का पेपर था, इसके कुछ प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जिन पे टिक लगा है उनके आंसर मैंने शेयर कर दिए थे। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 9, 11, 12 और 13 इनके आंसर आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने थे, बाकी रह गए थे। तो इस वीडियो में मैं ये आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें पूछा गया था आप लोगों से कि बेरोजगारी पर सरकार जो योजनाएं बनाती है तो वो काफ़ी है या नहीं है, यानी कि उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है कि हाँ भाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए। अब पहले तो आपसे पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया कि आलोचनात्मक, आपसे कहा गया है कि आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए, यानी कि आप लोगों को ये इस रूप से चर्चा करनी है कि ये पर्याप्त नहीं है। क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से फिर आपको आंसर लिखना है। तो बेरोजगारी किस वजह से होती है? निर्धनता बढ़ रही है, उस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उस वजह से निर्धनता हो रही है। तो निर्धनता के कारण उत्पन्न एक गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है, वह है बेरोजगारी की समस्या। यद्यपि बेरोजगारी यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि बेरोजगारी किसी भी देश में पाई जाती है, कहीं भी पाई जाती है और हर वर्ग में पाई जा रही है आजकल। तो यानी कितना भी पढ़ लिख ले या फिर अनपढ़ है, हर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, हर जगह आपको बेरोजगारी मिलती है। परंतु भारत में यह अत्यधिक गंभीर रूप ले चुकी है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो पंचवर्षीय सरकारी योजनाएं हैं उसके बाद भी बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर बढ़े जा रही है, इसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। शिक्षित बेरोजगारी अधिक भयंकर रूप ले लेती है, यानी एक तो बेरोजगारी, ऊपर से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं तो बेरोजगारी और ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है कि भाई एक तो बेरोजगारी है, एक शिक्षित बेरोजगारी, ज़्यादा बेरोजगारी का गंभीर रूप हो जाता है। वैसे तो सरकार बेरोजगारी पर अनेक नीतियां बनाती है, पर वास्तव में स्वयं सरकार ने भी बेरोजगारों की संख्या को प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है। यानी पहले तो प्रकाशित करते थे कि जो जनसंख्या की जनगणना होती थी इसी तरह से कि इस वर्ष बेरोजगार इतने, इस वर्ष से इस वर्ष तक इतने बेरोजगार, इस वर्ष से इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग जो थे वो बिना रोजगार के थे। लेकिन धीरे धीरे अब इसमें इतनी वृद्धि होती जा रही है ना, सरकार ने प्रकाशित करना बंद कर दिया है कि इतने रोजगार वाले लोग हैं, बेरोजगार लोग कितने, सब प्रकाशित करना, बेरोजगारों की संख्या बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी जो नीतियाँ हैं वो खुद बेरोजगारों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जो सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई थी वो कौन कौन सी हैं? बेरोजगारों के लिए, इनकी बेरोजगारी के निवारण के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी भिन्न भिन्न स्वरूप में पाई जाती है, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, महिलाओं के बीच में बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी आदि हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है। तो इसके लिए कार्यक्रम भी अलग अलग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो शिक्षित बेरोजगारी जो है उनकी मदद के लिए कुछ राज्यों ने, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल आदि में एक सीमित समय, यानी मान लीजिए कोई मतलब सरकार कहती है कि 2 साल के लिए, कोई कहते 3 साल के लिए, तो ये 10वीं जो आपके एक टाइम फिक्स कर देता है कि इसमें 3 साल दिया गया कि 3 साल के लिए कम से कम 10वीं पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको हर महीने कोई सरकार 100 रुपये, कोई सरकार 200 रुपये इस तरह से देती है प्रति माह, कि भाई थोड़ा थोड़ा जैसे पॉकेट मनी टाइप नहीं होता, इस तरह से देती है भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, कि जब तक आपको 3 साल हम ये दे रहे हैं, जब तक आप अपना छोटा मोटा काम ढूंढ लो। इस बीच उनसे उम्मीद भी की जाती है। दूसरा क्या कर रही है सरकार की, बेरोजगार स्नातक जो हैं उनमें स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब नौकरियां तो तभी बढ़ेंगी ना जब रोजगार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। ऐसे सरकारी नौकरियां या फिर कोई भी किसी भी क्षेत्र में नौकरी अपने आप तो एक, मान लीजिए एक हॉस्पिटल ही है, उसमें 5 डॉक्टर हैं, तो अब 5 ही चलते आएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें 10 कर दो, 15 कर दो, वो तभी तो बढ़ेंगे जब हॉस्पिटल बढ़ेंगे, तभी तो कोई नौकरियां और बढ़ेंगी। उद्योग धंधा एक किसी चीज़ का उद्योग है और बहुत सारे लोग उद्योग धंधा करने लगे, फिर उन्हें काम के लिए वर्कर की ज़रूरत होगी, तभी उद्योग धंधे, वो क्या बोलते हैं, आपकी नौकरियां बढ़ेंगी, यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
तो ये अवसर करा रही है कि स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन कर रही है कि भाई खुद भी तुम लोग अपना काम शुरू करो और फिर उस हिसाब से फिर तुम और लोगों को भी काम दोगे, तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चला रही है। जो सरकार है, सरकार ने बेरोजगारी के लिए जो नीतियां बनाई हैं उनमें पहली है ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने वो निम्नलिखित हैं। बेरोजगारी शहरों के साथ साथ गांव में भी फैली हुई है। गांव में भी बहुत लोग ऐसी संख्या में हैं जो कमाते नहीं और कई लोग तो ऐसे जो पढ़े लिखे भी नहीं, यानी उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की। इनकी समस्या के समाधान के लिए गांव में सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाए हैं मुख्य रूप से। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा जो चलाया वह है जवाहर रोजगार योजना। इनमें सरकार क्या करती है, लोक निर्माण कार्य यानी कोई भी सरकारी जो भी बिल्डिंगें वगैरह बन रही हैं, तालाब वगैरह बन रहे हैं, या मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन के जो भी काम होते हैं, इनके अंदर बेरोजगार जो गांव के लोग होते हैं उन्हीं को लेती है, या फिर वहाँ के आसपास जो लोग होते हैं ना इनको लेती है। और इसके अलावा सड़क निर्माण, भूमि सुधार, सिंचाई आदि जो भी ऐसे लोक निर्माण के काम होते हैं ना उनके अंदर वो शुरू करती है, और फिर इनमें जहाँ पे वो शुरू करती है ना वहाँ पे या फिर आसपास के गांव के लोगों को काम दिया जाता है। इनका लाभ यह है कि प्रथम तो यह कार्यक्रम बेरोजगारों के गांव या आसपास ही स्थित होते हैं ताकि लोगों को काम ढूंढने बाहर ना जाना पड़े। दूसरे ये जो कार्यक्रम होते हैं ना छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी सहायक होते हैं। कृषि के अलावा श्रमिकों को वहां से निकालकर इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है, साल में 2 बार कृषि का कई मजदूरी हो गए, मान लीजिए जो खेती में आपने देखा होगा ना मजदूरी करते हैं वो लोग हो गए, तो अब वो साल में 2 बार ही उनका मेनली काम होता है। लेकिन ये योजनाएं आएंगी ना तो उनको फिर बीच में भी पूरे साल काम मिल रहा होता है सरकार की तरफ से। ग्रामीण युवाओं हेतु एक अन्य योजना भी है जिसे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या किया है, एक स्थान चुन लेते हैं, चुने हुए कुछ खंडों में कार्यान्वित किया जाता है इस चीज़ को। इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण युवा जो होते हैं उनको रोजगार सृजन की गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बुनकरी, मैकेनिक, फीचर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सरकार महिलाओं के लिए भी रोजगार प्रोग्राम लाई है। कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को गृह आधारित कार्यों के द्वारा निजी व्यवसाय का कार्य देने की चेष्टा की जाती है। इनके लिए खादी व ग्रामीण निगम के पास विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें कताई और बुनकरी, पापड़ बनाना, अगरबत्ती व अन्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। महिलाओं को कच्चा माल दिया जाता है, फिर वे अपने घर में उस कच्चे माल से वस्तुएं तैयार करती हैं। फिर निगम क्या करता है, जो उनकी मेहनत लगी है वो उस हिसाब से उनको पैसा देता है, यानी लागत दे देता है, और फिर खुद उस तैयार वस्तु को बेचता है। यह कार्यक्रम निर्धन ग्रामीणों की पारिवारिक आय वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा सरकार ने काम का अधिकार भी बनाने के लिए, लोग कहते हैं या फिर सरकार भी इस चीज़ के लिए प्रेरित है कि काम का अधिकार सबको होना चाहिए। सरकारी नीतियां इस गंभीर बेरोजगारी समस्या के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में काम करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। यानी हमें जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार होता है, इसी तरह से एक हमें अधिकार होना चाहिए कि हमें काम मिले ही मिले, छोटा या बड़ा काम मिलने का अधिकार होना चाहिए। वास्तव में कार्य करने के अधिकार का आशय प्रत्येक प्रौढ़ नागरिक को न्यूनतम मजदूरी पर हर दिन 8 घंटे के लिए शारीरिक श्रम का अधिकार देना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है तो उसे 8 घंटे का काम करने दिया जाना चाहिए ताकि उसे न्यूनतम मजदूरी भी मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कार्य करने का अधिकार रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तरह ही होगा। काम के अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा, यानी दस्तकार, शिल्पकार, छोटे किसानों को ऋण व कच्चे माल के रूप में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
ताकि क्या करें, वे अपने गाँव को छोड़कर अपने गाँव में ही काम ढूंढें ना, उसे छोड़कर शहरों में ना जाएं और फिर अप्रशिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में शामिल ना हो। फिर शहरों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, तो ये सरकार कर सकती है। यह शहरी बेरोजगारी कम करने में भी सहायक होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की संरचना में सुधार लाना होगा। सिंचाई की सुविधाएं चाहिए ताकि भूमि पर खेती के लिए जल हो। संचार व्यवस्था का निर्माण करना होगा, सड़कें बनानी होंगी, परिवहन व्यवस्था का सुधार करना होगा ताकि किसानों व दस्तकारों को अपनी वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार मिल सके। इसके अलावा भी संविधान में इस चीज़ के लिए, बेरोजगारी के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संविधान की धारा 39 में कहा गया है कि एक राज्य विशेष रूप से अपनी नीति निम्नलिखित प्राप्ति के लिए निर्देशित करेगा। इसमें कि नागरिक जो हैं हमारे यहाँ के, स्त्री व पुरुषों को समान रूप से जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। धारा 41 विशेष रूप से कार्य, शिक्षा व कुछ अवस्थाओं में लोक सहायता के अधिकार की भी बात कहती है, जिसके अनुसार राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता व विकास के दायरे में बेरोजगारी की अवस्था में कार्य, शिक्षा व लोक सहायता की प्राप्ति के अधिकारों की प्रभावी व्यवस्था करनी होगी। अन्य सुविधाओं का भी सुधार करना होगा, यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम की तरफ ही लोगों को स्वरोजगार की तरफ ही वो करते रहें, हमें उनके स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं तभी ज़्यादा मेहनत व उत्पादन करेंगे जब वे तंदुरुस्त हों। अतः स्वास्थ्य संबंधी सुविधा और उचित पोषण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही जो अशिक्षित लोग हैं उस बड़े भाग को जो नए व्यवसाय हैं उसमें भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जबकि उनकी अशिक्षा दूर कर दी हो। यानी जो बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अप्रशिक्षित यानी शिक्षित नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, जो उन्हें पता नहीं है, उनको भी तो कोई चीज़ हम जब सिखा सकेंगे जब वो लोग, उन्हें कुछ आता हो, यानी पढ़े लिखे हों। तो हमें वो सब भी करना होगा, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, थोड़ा एक लेवल तक तो उनको करना होगा ना, ताकि वो हमारी चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं काम धंधा वो सीख सकें। यह सब करना जरूरी है जिससे कि शारीरिक रूप से सक्षम लोगों को काम मिल सके। इसे पूरा करने के लिए न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश की आवश्यकता है, बल्कि हमारी योजना के प्रति रुख में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। शायद इसीलिए बहुत सी सरकारें काम का अधिकार निश्चित रूप से दिलवाने के लिए कदम उठाने का प्रयत्न तो करती हैं, पर वास्तव में कुछ कर नहीं पाती। यानी कहती तो हैं कि हाँ काम का अधिकार होगा सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता कुछ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी पर सरकारी जो नीतियां होती हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। पर्यावरण संरक्षण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी जो स्वैच्छिक संगठन है पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वैच्छिक संगठन और पारिस्थितिकी है, या पारिस्थिति और स्वैच्छिक संगठन में संबंध बताइए। स्वैच्छिक संगठन अराजनीतिक या राजनीतिक किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं, यानी वो अपनी इच्छा से संगठित होकर एक संगठन बनाते हैं। भारत सरकार विकास की प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना चाहती है। ये सरकार की कार्यनीति है कि ये जो संगठन होते हैं राज्य के विकास और कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इस प्रकार है। स्वैच्छिक संगठन और पारिस्थितिकी का मतलब ही पर्यावरण होता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठन काफ़ी सजग हैं। औद्योगिक भारत के मंदिरों के प्रतीक बड़े बांधों के निर्माण भी सरकारी योजनाओं के कारण लाखों लोगों को क्षतिपूर्ति के बिना ही विस्थापित होना पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जैसे स्वैच्छिक संगठन क्या करते हैं, पर्यावरण से संबंधित मामलों में समुचित जानकारी देते हैं, सरकारी क्षेत्र की परियोजना का विरोध करते हैं, उन परियोजना का जो कि पर्यावरण पर आश्रित लोगों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा ये स्वैच्छिक संगठन है वे वनों की कटाई, चरागाहों के क्षेत्रों की कमी होने पर बंजर भूमि में वृद्धि, रेगिस्तान बनने आदि जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। ये इस प्रकार के कार्य करने वाले प्रमुख जो स्वैच्छिक संगठन है वो हैं, एक स्वैच्छिक संगठन है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दूसरे हैं कल्प वृक्ष।
नेक्स्ट है लोकायन, उसके बाद बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति, फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और एक आंदोलन है स्वैच्छिक संगठन है चिपको आंदोलन। तो ये सारे स्वैच्छिक संगठन हैं जो कि आपके पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन पर्यावरण संबंधी मामलों पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए अनेक प्रकार की कार्यनीतियों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रचार माध्यमों, विरोध सभाओं, न्यायालयों में याचिका देकर और व्यापक नेटवर्क तैयार करके पर्यावरण संबंधी मामलों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी कारण सरकार को कई निर्माण कार्य भी रोकने पड़े, यानी लोगों के लिए या पर्यावरण के लिए ये जो इन्होंने सरकार ने कुछ ऐसी कार्यनीतियाँ चलाई जो कि लोगों के लिए पर्यावरण के लिए सही नहीं थी, नुकसानदायक थी। तो इन स्वैच्छिक संगठनों ने इन नीतियों को रुकवा दिया था। ये नीतियाँ थी जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, टिहरी बांध, कोइल कारो बांध आदि योजनाएं। अब जो स्वैच्छिक संगठन ये प्रयास कर रहे होते हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं? इनका उद्देश्य होता है कि जो हमारा विकास हो रहा है देश का, वो ऐसी दिशा में हो जिसमें जन का हित भी हो, लोगों का हित भला भी हो और पर्यावरण के अनुकूल भी हो, यानी पर्यावरण को भी वो नुकसान ना पहुंचाए। तो ये स्वैच्छिक संगठन आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक प्रश्न आता है आपका, जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जनसांख्यिकीय का मतलब होता है कि किसी देश में जो घटती बढ़ती हुई आपकी जन्म मृत्यु दर हो गई, आपकी घटती हुई या बढ़ती हुई जो जन्म दर हो गई या फिर मृत्यु दर हो गई, वही जनसांख्यिकीय संक्रमण होता है। हमारा देश जो कि एक विकासशील देश है, इसमें जनसंख्या का आकार और विकास जनसांख्यिकीय घटक के मुख्य अवयव हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण का मतलब है देश की जनसंख्या में जनन क्षमता, जन्म और मृत्यु दर में बढ़ोतरी या फिर उसमें कमी होने से है। भारत की जो जनसंख्या उच्च स्तर पर वृद्धि कर रही है, यानी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तभी तो क्या है देश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ गया है। किसी भी देश की जनसंख्या के आकार और परिवर्तन के 3 कारक होते हैं। पहला है जनन क्षमता, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है देशांतरण। इनमें से जो देशांतरण है लास्ट में, भारत के संदर्भ में ये कोई ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है जनसंख्या वृद्धि में। जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? भारत की जनसंख्या का आकार स्वयं ही चौंकाने वाला है। इसके भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और ऊंची दर से बढ़ रही है इसकी जनसंख्या अभी भी। विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गहन प्रयासों के बावजूद उपलब्धियां बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही, यानी जनसंख्या बढ़े जा रही है, लोग बढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की पैदावार भी इन वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, किंतु जनसंख्या की ऊंची दर के कारण प्रति व्यक्ति वृद्धि क्षीण हो रही है। इस समय यानी संक्रमण काल में आवास की कमी में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का वांछित स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः राष्ट्र उत्पादन की वास्तविक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें परिलक्षित नहीं होती है। बेरोजगारी और जो अर्ध बेरोजगारी है उससे संबंधित स्थिति यह दर्शाती है कि रोजगार बाजार स्थित इस बढ़ती हुई विशाल श्रम शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक ऊंची भी प्रतीत हो सकती है, तथापि जब यह विशाल जनसंख्या के आकार पर लागू किया जाता है तो जनसंख्या में यह वृद्धि चौंकाने वाली होती है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण होता है, उसका यही प्रभाव पड़ता है कि हर क्षेत्र में सुविधाएं क्या लिमिटेड होती हैं और लोग बढ़ते जाते हैं ना, तो उसमें कमी आती जाती है। नेक्स्ट आपसे ये 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको आधे आधे पेज में लिखना है कि अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रावधान क्या है, बंधुआ मजदूर और बाल अपराध। बाल अपराध का मैंने पीछे भी करवा रखा है आपसे। अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमें बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हरिजन समस्या का समाधान करने के लिए संविधान की निम्न धाराएं संविधान में पारित की गई थी, जैसे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में एक लिखा गया था कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या फिर पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य की विधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए जो समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम स्थानों में उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, प्रतिबंध या शर्तों के अधीन ना होगा। ये अनुच्छेद 15 बनाने के बाद सरकार ने अनुच्छेद 15 को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ये था अस्पष्टता को इसमें अपराध माना गया है। अस्पष्टता अधिनियम 1955 ये पारित किया गया सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पूछा गया बंधुआ मजदूर क्या है या बंधुआ मजदूर कौन है। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए काम करता है, श्रम करता है, सेवाएं देता है, वह बंधुआ मजदूर कहलाता है। बंधुआ जो मजदूर होते हैं उन्हें अनुबंध श्रमिक या फिर बंधक मजदूर भी कहते हैं। कभी कभी तो क्या बंधुआ मजदूर होते हैं ना, इनकी एक रहता है ना कि जो मूल लिया गया है उस पर इतना सूद लगा दिया जाता है कि वो लोग चुका ही नहीं पाते हैं और फिर वो लोग तो बंधुआ मजदूरी में करते करते मर जाते हैं। दूसरी पीढ़ी भी फिर उसे चुकाने में बंधुआ मजदूर उनकी बन जाती है, यानी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है कभी कभी बंधुआ मजदूरी। प्राचीन यूनान में बंधुआ मजदूरी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और वर्तमान में जो बंधुआ मजदूरी है सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में दिखाई देती है। भारत में इसे समाप्त करने के उद्देश्य से सन 1916 में कानून बनाया गया था, जिसमें जो बंधुआ मजदूरी होती है उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए भी अधिनियम पारित किया गया। ये इसलिए पारित किया गया था ताकि जो कमजोर वर्ग हैं इनके आर्थिक शारीरिक शोषण को रोका जाए और उन लोगों से जुड़े मामलों के संबंध में कार्यवाही भी की जा सके। इससे सभी बंधुआ मजदूरों को एक पक्षीय रूप से बंधन से मुक्त कर दिया गया था, यानी जो भी बंधुआ मजदूर थे ना उन सबको बंधुआपन से मुक्त कर दिया गया था। और साथ में फिर भाई लोगों ने ऐसे दलील देनी शुरू की कि भाई बंधुआ मजदूर है लेकिन हमारा तो ऋण नहीं चुका, तो उनके सारे ऋण भी फिर सरकार ने माफ़ कर दिए थे। इसके बाद उनके सारे कर्जों को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा बंधुआ प्रथा को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, बाल अपराध क्या है, ये मैंने एक बड़ा करवा रखा है, लेकिन ये प्रश्न का वर्ड लिमिट थी ना वो काफ़ी छोटी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि आधे पेज में आ गया था। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है, परंतु जब ये नटखटपन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगे ना तो इसे बाल अपराध कहा जाता है। बाल अपराध की परिभाषा में न्यूमेयर कहते हैं कि एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, समाज विरोधी कार्य करने का दोषी होता है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन होता है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा जो बाल अपराधी होते हैं ना उनकी जो आयु होती है भिन्न भिन्न तय की गई है। कहीं पे 21 वर्ष है, कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बाल अपराधी मानता है, कोई 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल अपराधी मानता है। यानी कि नॉर्मल भाषा में कहें तो एक विशेष उम्र के बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे किशोर अपराध भी कहा जाता है। जो आपके बाल अपराध हैं या इनके लक्षण हैं कि जब बच्चा माता पिता व अभिभावकों की बात ना माने, आदतन स्कूल जाने में टाल मटोल करे, झूठ बोलने की आदत और निर्धारित खर्चों की सीमा में ना रहे, आदतन ऐसा व्यवहार करे जिससे उसका चरित्र बल, आत्मबल और स्वास्थ्य गिरे। इसके अलावा सेठना ने भी बाल अपराध के ऊपर अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू हो उसके द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आते हो, वो बाल अपराध है। इस प्रकार ये बाल अपराध, बंधुआ मजदूरी और अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रावधान आदि प्रश्न थे, इनके आंसर हमने देख लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।